Hi guys, I hope you are doing great. So today we will have a discussion on quality power. तो ये बिज़नेस जो है ये प्राइमरीली एनर्जी ट्रांजिशन सेगमेंट में है. तो इसके बिज़नेस मॉडल को समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज यूजिंग एन एग्जांपल. तो हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो जनरली पावर प्लांट्स पे जनरेट होती है. तो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचती है और फिर वहाँ से आगे हमारे घरों तक आती है. तो पावर प्लांट से अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जो भी ट्रांसमिशन लाइंस होती है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो हमें हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए ताकि वो जो है बहुत हाई प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके. बिना हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट से अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक नहीं आएगी. तो क्वालिटी पावर क्या करती है, ये प्राइमरीली वही हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है. और वो जो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. अब ये जो पूरा सिस्टम हो गया मतलब पावर प्लांट से लेके आपके घर तक जो बिजली आती है इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड. ठीक है. तो क्वालिटी पावर के प्राइमरीली दो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है. पहला है आपका पावर प्रोडक्ट, दूसरा है आपका पावर क्वालिटी सेगमेंट. ठीक है. तो पावर प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, ये लोग वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचती है. मतलब प्राइमरीली आपके हो गए ट्रांसफॉर्मर्स, फिर रिएक्टर्स, ये सब. ठीक है. और जो पावर सेगमेंट वाला जो बिज़नेस है उसमें ये लोग प्राइमरीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के दौरान बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कत आती है. तो उस दिक्कत को सही करने के लिए और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो इस सेगमेंट में आते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि जब पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तब बीच में जो है वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है. तो उस वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो सकती है, या फिर जो पावर प्लांट है उसमें पावर कट हो सकता है. तो उस वजह से ये चीज़ों को सही करने के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो इस सेगमेंट में आते हैं और वो भी क्वालिटी पावर जो है मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है. तो अभी फ़िलहाल क्वालिटी पावर के टोटल 5 सब्सिडियरीज़ है और जो 3 मेन सब्सिडियरीज़ है उससे इनका ज़्यादातर ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन आता है. तो सबसे मेन जो बिज़नेस है वो है इनका क्वालिटी पावर स्टैंड अलोन बिज़नेस, जिससे कि डेटा सेंटर्स का जो ऑर्डर बुक है वो ये लोग मीट करते हैं. फिर एक इनका टर्की में एक और बिज़नेस है जिसके थ्रू ये लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिज़नेस है उसके ऑर्डर्स फुलफ़िल करते हैं. और एक और इनका मेहरू प्लांट है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, बाकी सारे जो भी बचे हुए कुछ सेगमेंट्स है वहाँ पर ये लोग फोकस करते हैं. सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक जो कंट्रीब्यूट करता है वो मेहरू सब्सिडियरी कंट्रीब्यूट करता है. और अगर हम लोग अब इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है वो 150% से भी ऊपर ग्रो करा है, लेकिन इनके एबिटा मार्जिन्स जो है वो हमें इस क्वार्टर में नीचे जाते हुए दिखे हैं. ठीक है. तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे. और उसके अलावा इस क्वार्टर के कॉन अपडेट्स की बात करें तो इन्होंने प्राइमरीली जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में उधर इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन करा है. तो राजस्थान में जो इनका प्लांट था उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है कि Q4 FY26 के एंड तक हो चुका होगा. और एक और प्लांट है इनका महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगस्त 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा. तो अगस्त 2026 मतलब कि लगभग Q2 एंड हो जाएगा. ठीक है. और उसके अलावा जो इनका टर्किश बिजनेस है वहाँ पर ये लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोग टर्की में क्यों इन्होंने प्लांट सेटअप करा है. तो टर्की पे प्लांट सेटअप करने का इनका मेन कारण ये था कि टर्की पे जो है लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो उसका इनको एक एडवांटेज मिलता है. उसके अलावा
टर्की जो है वो यूएस के बहुत नज़दीक है और इनके जो प्रोडक्ट्स जो भी यूएस में डिलीवर होते हैं, तो टर्की क्योंकि पास में है तो इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम होता है। और उसके अलावा टर्की में जो है फ्रेट का कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि वहाँ से जो है यूएस पास में ही है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टर्की वाला जो प्लांट है वो और कहीं अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन यूएस क्योंकि उनके नज़दीक है तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो उनके यूएस में जाते हैं वो वहाँ पर इनको बेनिफिट देते हैं। तो इस क्वार्टर क्योंकि इनके एबिटा मार्जिन्स कम हो गए तो उसके पीछे का कारण को समझ लेते हैं। तो जो इनका टर्की वाला प्लांट है, सो टर्की इज़ कंसिडर्ड ए हाइपर इन्फ्लेशनरी कंट्री। तो उस वजह से क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो बिज़नेस को अपने बुक्स में जो है लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा। मतलब लॉस यू कैन से कि खर्चा था, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशनरी कंट्री है तो अब कुछ फ़ायदा होगा तो कुछ नुकसान भी होगा। तो उस वजह से क्योंकि टर्की का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम है तो उसकी जगह इन्होंने वहाँ पैसे बचा के यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड कर दिया है। तो प्राइमरी रीज़न ये था एबिटा मार्जिन्स कम होने की वजह से। बाय द वे इस क्वार्टर इनका एबिटा मार्जिन्स आई थिंक 11% था, ठीक है। तो सबसे मेन रीज़न ये हुआ। उसके अलावा इन्होंने वन टाइम जो है लेबर प्रोविज़न कोड भी इम्प्लीमेंट करा, मतलब उस लेबर प्रोविज़न का एक्सपेंस जो है वो भी इस क्वार्टर इन्होंने रिकॉर्ड करा था। उसके अलावा छोटा मोटा फ्रेट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो वो भी इस बार इनके एबिटा मार्जिन्स को नीचे की तरफ ले गया। अब अगर हम लोग फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो FY27 में इन्होंने गाइड करा है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15 to 20%। तो इस क्वार्टर इन्होंने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। इन्होंने अपना रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रिपल कर दिया। लेकिन FY27 में इतना कम गाइडेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ ये है कि FY26 का जो बेस है वो बहुत बड़ा है। तो FY26 में पहले इन्होंने गाइड करा था 800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, बट आई थिंक दे हैव डन क्लोज टू 1100 करोड़। तो क्योंकि 1100 करोड़ का इतना हाई बेस है, आई थिंक 1100 करोड़ ही करा है, आई विल कंफर्म एंड लेट यू नो। तो मतलब कि जो इनका बेस था वो बहुत हाई था, ठीक है, FY26 में। तो इस हाई बेस से वापस FY27 में ग्रो करने में उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो उतने ही हैं। तो जैसे FY26 में 5 प्लांट्स थे, उससे उनको जितना रेवेन्यू हुआ FY27 में भी 5 ही प्लांट्स हैं तो उससे भी उनको सेम ही रेवेन्यू होना चाहिए। थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ इसलिए आया क्योंकि जैसे मैंने कहा इनका महाराष्ट्र वाला जो प्लांट है वो अगस्त 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। तो उस प्लांट से जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो फिर लगभग अगस्त तक तो Q2 निकल ही जाएगा। तो फिर रिमेनिंग जो हाफ ईयर है उसमें वो प्लांट से आपको कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मेजर रीज़न ये था जिसकी वजह से इस बार 15 to 20% का गाइडेंस दिया है, बट आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 30% तो ये लोग कर ही देंगे। FY28 में इन्होंने गाइड करा है कि ये लोग नॉर्थ ऑफ 50% से ग्रो करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जो भी ये लोग केपेक्स कर रहे हैं इसका ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा इन FY27 के मिड तक। तो FY28 में हमें फुल बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि FY27 में ये लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे इन हायरिंग एम्प्लॉयज़, तो वो भी एक चीज़ है। अब जो FY27 में थोड़ा सा हमें मार्जिन कंप्रेशन भी देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का मेजर रीज़न ये है कि जो इनका सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड है। मतलब कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिससे ये लोग फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इनके पास आ ही नहीं रहे। मतलब कि इनके पास जो है सप्लाई चेन की दिक्कत हो रही है क्योंकि वो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी शॉर्टेज है। तो उस वजह से इनका जो आने वाले समय में मार्जिन्स है वो थोड़े से कम हो सकते हैं क्योंकि फिर इनको हाई रेट में रॉ मटेरियल्स या वो जो भी कंपोनेंट्स हैं वो परचेज़ करने पड़ेंगे और जो हाई कॉस्ट है वो आगे कस्टमर्स को पास ऑन करने में थोड़ा सा समय हमें देखने को मिल सकता है। उस वजह से एबिटा मार्जिन्स में हमें थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल सकता है, मतलब कि थोड़ा सा कम हो सकता है।
सो दैट्स इट फ्रॉम द बिजनेस। थोड़े बहुत जो क्वांटिटेटिव नंबर्स हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा इन द पोस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।